Assalamu alaikum. My next OPD case discussion is about the topic which is acute hepatitis. So first of all हम इसके केस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 28 years old फीमेल आपके पास क्लिनिक पे आई है और वो बता रही है कि मुझे 5 दिन से क्या हो रहा है, फटीग हो रही है, नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है। वो कहती है मेरे पेट में भी दर्द है और कहाँ पे है, राइट अपर क्वाड्रेंट में है। और उसका जो यूरिन है उसको लग रहा है कि वो डार्क हो गया है, स्टूल्स उसके पेल हो गए हैं और उसको जो है अब जॉन्डिस हो गया 2 दिन से। पहले उसको 5 दिन पहले जो था वो ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे और 2 दिन पहले जो है ना उसको जॉन्डिस आया। मतलब जॉन्डिस आपको पता चला है कि वो एक बाद वाला सिम्टम है, शुरू वाले सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं हेपेटाइटिस के। फिर क्या है कि वो कहती है कि मैं अभी मेरा रीसेंट ट्रैवल हुआ था 2 हफ्ते का मड़ी से और वहाँ पे मैं लोकल कोई अकोमोडेशन थी वहाँ पे रह रही थी और मैंने वहाँ से बाहर का बहुत गंदा खाना खाया था, स्ट्रीट फूड खाया था। लेकिन मैं कोई अल्कोहल यूज़ नहीं करती, कोई ड्रग यूज़ नहीं करती और उसकी कोई सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और वो कोई रेगुलर मेडिकेशन नहीं ले रही। मतलब कि मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री मतलब उसकी कोई CLD, कोई लिवर डिजीज़ की पहले कोई हिस्ट्री नहीं है। तो आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस होता है जो लिवर का, उसके बहुत से कॉजेज़ होते हैं ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर के ज़रूरी नहीं है वायरल हेपेटाइटिस ही हो, बहुत से और कॉजेज़ होते हैं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, फिर और हमारे ड्रग रिलेटेड हेपेटाइटिस होता है और फिर हमारी जो है वो कुछ डिजीज़ होती हैं लाइक मेटाबॉलिक डिजीज़, उनकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। सो वायरल हेपेटाइटिस की स्पेसिफिकली हम बात करना चाह रहे हैं। तो वायरसेस जो है हमारे हेपेटाइटिस कॉज करने लगे हैं, तो उनकी हम बात करने लगे हैं। आपको पता है कि जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसमें 5 तरह के वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। तो इसमें से जो B और C होते हैं, ये जो हेपेटाइटिस होते हैं ये आपके स्पेशलिस्ट लेवल पे ट्रीट होते हैं। OPD जनरली ट्रीट नहीं होते बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दैट के ये क्रॉनिक चलते हैं। इसमें से जो हेपेटाइटिस B होता है वो 80% रिकवर हो जाता है, 20% जो है वो आपका जो है हेपेटाइट मतलब क्रॉनिक में जाता है। जबकि जो हेपेटाइटिस C होता है ना उसमें 80% क्रॉनिक में जाता है, 20% रिकवर होने के चांसेस होते हैं बस। और क्रॉनिक में भी वो चले जाते हैं, CLD में पेशेंट चला जाता है और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यू नो एसाइटिस हो जाती है, अपर GI ब्लीड के साथ पेशेंट आ सकता है, आपके पास मेलेना के साथ आ सकता है, आपके पास जो है वो पेशेंट हेपेटिक इनकैफेलोपैथी के साथ आ रहा होता है। और कुछ लोगों को तो कैंसर भी डेवलप हो जाता है, क्रॉनिक चल रहा है। तो लाइक वो एक बड़ी एडवांस चीज़ है, उसको हम OPD में ऑब्वियसली डील नहीं करेंगे, कंसल्टेंट लेवल में वो ट्रीट होती है। जो हेपेटाइटिस A होता है और हेपेटाइटिस E होता है उसको बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे। और उसमें जो हेपेटाइटिस E है ना वो आपका प्रेगनेंसी में मोस्टली होता है और हेपेटाइटिस A और जो E होते हैं दोनों फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होगा। तो हेपेटाइटिस E जो है प्रेगनेंसी में, अगर प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आ जाती है और आपको उसमें हेपेटाइटिस के साइंस मिल रहे हैं और आपने उसकी सीरोलॉजी करवाई है, उसमें आपको एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल रही है हेपेटाइटिस E की, तो आप उसको उसी वक्त जो है कंसल्टेंट के पास भेज दोगे। आपने उसको ट्रीट नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको ट्रीट करना शुरू करोगे उसको कुछ हो जाएगा, परमानेंट लिवर फेलियर में चली जाएगी, तो उसके घर वाले आपको पकड़ लेंगे कि इन्हें कोई ड्रिप लगाई है जिससे हमारी जो फीमेल है वो मर गई है। तो इस वजह से आपने उसको छेड़ना ही नहीं है उस केस को। हेपेटाइटिस E को जो छेड़ना ही है प्रेग्नेंट फीमेल में, छेड़ो ही ना उसको। हेपेटाइटिस A का आपका एक्चुअली जो है ना ट्रीटमेंट यहाँ पे चलना है। और जो हेपेटाइटिस D होता है ना उसका आपको पता है सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होता है, पहले से किसी को हेपेटाइटिस B हो फिर उसको हेपेटाइटिस D होता है। तो मेन जो हमारा कंसर्न OPD केस डिस्कशन है वो आ गया आपका वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस A विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फीको ओरल रूट। और भी वायरसेस होते हैं आपके पास इन एडिशन टू these are the hepatitis causing cytomegalovirus and Epstein B virus। एक्यूट हेपेटाइटिस A एंड E होते हैं। थोड़ी सी हम इसमें मैंने कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें, उनको यहाँ से देखेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊँगी मैनेजमेंट में एक्सेट्रा। तो लाइक मिक्स हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताती जाऊँगी, आप अपने नोट्स बनाते जाएं क्योंकि मेरे पास काफ़ी नोट्स हैं और वो अलग अलग हैं, तो आप एक जगह पे ही उन नोट्स को रख लें। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़नी है ना वो है कि आपकी जो एक्यूट हेपेटाइटिस है वो किस एज में होती है।
तो ये आपकी 20 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनमें आपको ज़्यादातर मिलता है। ट्रैवल हिस्ट्री होती है पेशेंट की, पुअर हाइजीन, उसने पानी गंदा इस्तेमाल किया, कंटामिनेटेड फूड खाया, अनकुक्ड फूड खाया, कोई ढाबी जैसे अभी अपने केस डिस्कस किया, स्ट्रीट फूड खा के आ रही है मड़ी से और एंजॉय करके आ रही है सही, और आके उसको हेपेटाइटिस हो गया। तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बात करें तो मदर टू बेबी भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, वो जो आपका मोस्टली हेपेटाइटिस बी सी होते हैं वो। तो आपने जैसे भी अब हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की बात करने लगे हैं कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पेशेंट की क्या होंगी। जैसे अभी हमने केस डिस्कस किया तो उसमें आपको पता चला कि जो पहले उसको 5 दिन पहले से उसको बुखार है, उसको कोई जॉन्डिस नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं हेपेटाइटिस के। क्या आ रहे हैं? पहले 2 हफ्ते उसको जो है क्या सिम्टम्स आएंगे 1 से 10 दिन? मोस्टली फीवर, वीकनेस, नोजिया, हेडेक, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना हेपेटाइटिस वायरस का, उसकी वजह से फटीग, इस तरह के सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक से समझ ही नहीं आनी कि हेपेटाइटिस है भी कि नहीं। कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, थकी थकी फील करेगी, बुखार हुआ होगा, वीक होगी, उसका दिल ख़राब हो रहा होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, सर दर्द हो सकती है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं पहले 2 हफ्ते। कुछ लोगों को 2-3 दिन रहते हैं ये सिम्टम्स इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से। तो ये आपका जो है ना मतलब है। तो ओवरऑल हेपेटाइटिस की क्या है? माइल्ड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, येलो आइज़, वॉमिटिंग विच इज़ नॉट सेटलिंग, राइट ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियल पेन। तो ये आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे भी हमने कंप्लेंट्स लिखी हुई हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, मलेज एंड लो ग्रेड फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई, डार्क यूरिन, पेल स्टूल्स। ये जो 3 एंड वाली सिम्टम्स हैं ना, ये आपको ना तकरीबन बाद में पेशेंट को मिलते हैं। शुरू में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, बाद में जाके ये सिम्टम्स आएंगे जॉन्डिस वाले, पेल स्टूल्स और डार्क यूरिन बिकॉज ऑफ द बिलिरुबिन, यू नो दैट को। तो ये जो है ना सीन होता है कि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स अगर आपके पास पेशेंट शुरू में ही प्रेजेंट कर गया है पहले 10 दिन के अंदर, और उसको मे बी जॉन्डिस ना हो लेकिन उसको हेपेटाइटिस हो, अगर आपके पास बाद में आए तो जॉन्डिस के साथ आएगा। तो शुरू में ना पेशेंट को भी नहीं पता होता मुझे हेपेटाइटिस हुआ है, वो यही समझता है हमें बुखार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जब उसकी आंखें पीली होना शुरू होती है ना, फिर वो कहता है ओ मेरे साथ कोई मसला चल रहा है, फिर वो डॉक्टर के पास आता है। तो उससे आपने ना, अगर वो आपके पास जॉन्डिस के साथ आया है ना, तो आपने उससे पूछ लेना है कि जी पहले क्या हुआ था, बुखार हुआ था, इस तरह के सिम्टम्स आए थे? वो बताएगा हाँ मुझे तो 10 दिन पहले से ये मसला चल रहा है, मुझे तो अब ये पीली आंखें हुई हैं तो मुझे होश आई है कि मैंने आना है डॉक्टर के पास। तो ये सीन होता है, इसके ऊपर बहुत फोकस करना है आपने। तो जब आपके पास प्रेजेंट करेगा वो ओपीडी में आपके पास 10 दिन के बाद जॉन्डिस के साथ, एचिंग के साथ, यूरिन कलर चेंजेस के साथ, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, वो माइल्ड सी होती है, इतनी नहीं होती। वो कैप्सूल ऑफ लिवर जो स्ट्रेच होता है ना इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसके साथ थोड़ी सी डल सी पेन होती है, खास पेन नहीं होती। आइज़ येलो हो गई हैं, यूरिन डार्क हो गया, डायरिया हो सकता है ड्यू टू मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, जॉन्डिस। तो अब जी इस पेशेंट को आपने, जो अब आपके पास इस तरह के सिम्टम्स के साथ आ रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, जॉन्डिस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, आइज़ येलो है, जॉन्डिस्ड है, तो इसको एडमिट कर लो, अपने पास रख लो, 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रख लो। ठीक हो गया। तो जी क्या आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे टू प्रिवेंट द हेपेटिक फेलियर। आप उसकी जो है उसको थोड़ा सा एडमिट करके रखेंगे, उसकी हमने बात करनी है। अब जो है इसमें मैनेजमेंट में हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, देखिए हमारा जो लिवर होता है ना, लिवर जो है उसने क्या करना होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी होती है। लिवर नहीं बीमार हुआ है बेचारा, तो उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करनी, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होगा। इस वजह से हम फ्लूइड ऑफ चॉइस जो रखते हैं वो डेक्सट्रोज रखते हैं, 5% डेक्सट्रोज रखते हैं 1000 ml का।
तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर डेक्सट्रोज़ नहीं देते, रिंगर लैक्टेट देते हैं। ज़रूरी नहीं आपने 5% डेक्सट्रोज़ ही देने हैं, आप उसको रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हो, लेकिन फ्लूइड ऑफ चॉइस आपका 5% डेक्सट्रोज़ ही है, बिकॉज़ पेशेंट इज़ हैविंग लिवर प्रॉब्लम और उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा, ग्लूकोनेजोनेसिस नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपके पास जो है फ्लूइड ऑफ चॉइस दैट इज़ 5% डेक्सट्रोज़ वाटर 1000 ml मतलब 1 लीटर आपने लेना है फॉर 60 to 80 kg पेशेंट। बीडी में आपने इसको ये देना है। अब आपके पास जो है नेक्स्ट आता है इंजेक्शन हैपमर्स। हैपमर्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, L-आर्निथीन होती है और एस्पार्टेज होते हैं। क्या होता है ये दोनों जो है, इसका जो इंजेक्शन आता है हैपमर्स का, और भी उसका नाम होता है 11 जॉन के नाम से भी आता है। 2 एम्प्यूल्स इसके होते हैं। तो ये जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं ना, L-आर्निथीन और एस्पार्टेज, वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो एक्चुअली हमारे जो बिलीरुबिन होता है उसको कॉन्जुगेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लिवर कॉन्जुगेट कर रहा था बिलीरुबिन को, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा, वो बीमार हुआ हुआ है। तो अब हमने कोई बाहर से चीज़ देनी है जो आके वो लिवर को कॉन्जुगेट करवाने में हेल्प करे बिलीरुबिन को। तो इस वजह से हैपमर्स जो है वो कॉन्जुगेट करता है बिलीरुबिन को, और हैपमर्स क्या करता है, ये लिवर के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया लेवल्स को कम करता है, जो डैमेज सेल्स होते हैं लिवर के उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो हैपमर्स जो है इसके अंदर 2 एम्प्यूल्स हमने इसके लेने होते हैं, वो जो ऊपर हमने ड्रिप 5% डेक्सट्रोज़ की उसके अंदर मिक्स कर देने होते हैं, और 2 से 3 घंटे के लिए हमने स्लोली जो है ये ड्रिप इसकी चलानी होती है, प्लस 2 एम्प्यूल्स इन द नेक्स्ट ट्रिप। मतलब ये हमने इस तरह से इसका लेके चलना होता है। रिकमेंडेड क्या है कि 1 एम्प्यूल इन 1 आवर, या फिर 2 एम्प्यूल्स जो हैं वो हम क्या करते हैं, पहले 300 निकाल देते हैं 5% डेक्सट्रोज़ का, 300 ml निकाल के उसके अंदर 2 एम्प्यूल्स मिक्स कर देते हैं। तो 2 से 3 घंटे के लिए उसको चला देते हैं। नेक्स्ट 700 ml जो है वो फिर हम बाद में चलाते हैं। अगर सीवियर है तो 6 एम्प्यूल्स हम लगा सकते हैं, मैक्सिमम 8 एम्प्यूल्स हैं, उससे ज़्यादा एक दिन में नहीं दे सकते। एक एम्प्यूल के अंदर 5 ग्राम्स होते हैं। तो समझ आइए हमने जो है 2 एम्प्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली लेने होते हैं हैपमर्स की, और उनको हमने जो है क्या है स्लोली जो है उसको चला देना होता है ड्रिप को। देखिए 2 एम्प्यूल्स आपने हैपमर्स के लिए उसको डेक्सट्रोज़ के अंदर जो ऊपर हमने ड्रिप चलाई है 1000 ml की, उसके अंदर मिक्स कर लो सिंपल, और उसको जो है ना 2 से 3 घंटे के लिए आहिस्ता आहिस्ता चलने के लिए छोड़ दो। तो ये आपका है बीडी में, आपने इसको इस तरह से करना है। तो ये चीज़ आ जाती है। अब हमारे पास अगर पेशेंट को वॉमिटिंग है तो फिर हमने क्या करना है। वॉमिटिंग के लिए वी हैव द मेटोकोलोन। ऑनसेट नहीं देंगे क्योंकि ऑनसेट मेटाबोलाइज होता है लिवर में, इस वजह से ऑनसेट नहीं देंगे, हम देंगे मेटोकोलोन। मेटोकोलोन जो है ये आपका इज़ गिवन एंड रिपीटेड इन 6 to 8 आवर्स, और मैक्सिमम 4 इंजेक्शंस आप दे सकते हो मेटोकोलोन के इन 24 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मेटोकोलोन आप सुबह शाम दो, सुबह दोपहर शाम दो, या सुबह दोपहर शाम और रात, मतलब 4 दफ़ा दे दो, लेकिन 4 से ज़्यादा इंजेक्शंस एक दिन में नहीं दे सकते। तो मेटोकोलोन आपने इन वॉमिटिंग के लिए दे दी। नेक्स्ट है ग्रेविनेट भी आप दे सकते हो। ग्रेविनेट अगर ऑनसेट से अगर आपके पास जो है वो मेटोकोलोन भी आपने दे दी, वॉमिटिंग सेटल नहीं हो रही, ग्रेविनेट भी दे दी, वॉमिटिंग सेटल नहीं हुई, फिर ऑनसेट की तरफ जाओ, अदरवाइज़ नहीं जाओ। ठीक हो गया। तो अभी तक समझ आई है आपके पास के कौन सी 2 ड्रिप्स चलानी है, एक डेक्सट्रोज़ वाटर की और एक आपकी हैपमर्स की। और अगर वॉमिटिंग है तो मेटोकोलोन से आराम नहीं आ रहा तो चले जाओ ग्रेविनेट पे, ग्रेविनेट से आराम नहीं आ रहा तो चले जाओ ऑनसेट पे। वॉमिटिंग आपने रोकनी है पेशेंट की, वो बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट की हैपमर्स जो है वो लिवर को, डैमेज लिवर को सही करने के लिए। तो मेटोकोलोन इज़ मीटोक्लोप्रोमाइड। अगर पेशेंट को फ़ीवर है तो इंजेक्शन प्रोवैस लगा दो, और इस दौरान पेशेंट की जो है रोटी बंद कर देनी है आपने, बिल्कुल भी रोटी नहीं देनी टू अवॉइड स्ट्रेस इन द लिवर। अगर इसके अलावा जो है आपके पास आ जाता है, अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब आपने जो है उसको 24 घंटे के बाद दोबारा से ट्रायल देना है कि जी उसकी वॉमिटिंग ठीक हुई है, वीकनेस ठीक हुई है,
ओरल कंप्लाइंस ठीक है, नहीं है तो उसको अगले 24 घंटे के लिए फिर स्टे करो, अपने ऑब्ज़र्व करो। अगर वो ठीक हो गया, वॉमिटिंग सेटल हो गया है, वो ओरल टॉलरेट कर है, वीकनेस ठीक हो गया, फीवर वगैरह सब कुछ ठीक हो गया, तो उसको डिस्चार्ज कर दो। एक ये तरीका है कि आप उसको 3 दिन इंजेक्शंस दो, ठीक है। 3 दिन इंजेक्टेबल्स पे रखो और अगले 4 दिन ओरल पे रखो। ये एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि आप उसको ऑब्ज़र्व करो 24 घंटे के लिए। अगर वो आपको ठीक लग रहा है 24 घंटे के बाद तो उसको घर पे जो डिस्चार्ज करो ओरल पे। अगर ठीक नहीं लग रहा तो फिर आप उसको एडमिट और ऑब्ज़र्व करो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। 2 तरीके होते हैं। डिस्चार्ज मेडिसिन क्या हैं? जब पेशेंट ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर आप उसको जो है वो डिस्चार्ज मेडिसिन देते हो। डिस्चार्ज मेडिसिन पे क्या है, आपके पास आता है सिरप हैपमर्स के नाम से, वो आपने देना होता है 2 टेबलस्पून्स सुबह और शाम 1 हफ्ते के लिए। दूसरा सिरप है सिरप सिलेवर विच इज़ सिलाइमेरिन। इसमें होता है इट सपोर्ट्स द लिवर, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन करता है, रिजनरेशन करता है लिवर की, सुबह शाम देना है सिलेवर। तो ये हो गया। फिर आपके पास पेशेंट को फ़ीवर है तो उसके लिए आप पैनाडोल नहीं देते क्योंकि लिवर टॉक्सिक होती है, लेकिन कहते हैं कुछ लोग कि दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि पैनाडोल की हमने कितनी मैक्सिमम देनी है 1 ग्राम। तो अगर वो जाके कुछ ज़्यादा 20 ग्राम होगी तो फिर जाके उसका थोड़ा लिवर टॉक्सिक इफ़ेक्ट आता है, अदरवाइज़ नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं पैनाडोल नहीं दे सकते, कुछ कहते हैं दो, लेकिन आप दे दो उसको, ब्रूफिन दे दो, ठीक है, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम हस्बे ज़रूरत अगर बुखार है। चौथी चीज़ उसका, क्योंकि ग्लूकोनेजेनेसिस नहीं दे रहे हो रही थी, वो डेक्सट्रोज़ आप पहले दे रहे, तो डेक्सट्रोज़ का फिर ऑल्टरनेटिव दे के भेजो ना उसको डिस्चार्ज पे, तो डैट इज़ डेक्सट्रॉन डी, ग्लूकोज डी के नाम से आता है। 2 से 3 जो है TSF इन चम्मच जो है वो पानी के अंदर 1 गिलास पानी में मिला के दिन में 2, 3 या 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लैक्सोज डी के नाम से भी आता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आपने ये देना है। फिर अगर पेशेंट को उल्टी है तो टैब ग्रेविनेट लिख दो। हाइजीन पेशेंट को कहना है अपने हाइजीन का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़िल्टर्ड फूड खाएं, फ़िल्टर्ड वाटर लें, और खाना जो है वो आपने क्या, रोटी नहीं खानी, फलों का गूदा इस्तेमाल करना है, दलिया खिचड़ी ये इस्तेमाल करना है, बड़ा गोश्त नहीं इस्तेमाल करना। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन के लिए काउंसलिंग करना है, फैटी मील नहीं लेना, और फॉलो अप करना है आफ्टर 1 वीक। अगर पेशेंट जो है वो स्टिल फेंट कर रहा है, मतलब अब आपने उसको 24 घंटे में नेक्स्ट रखा, बीमार था, वो नहीं ठीक हो रहा, ख़ारिश उसकी बढ़ती जा रही है, पेटोमेगैली होती जा रही है, तो उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट के लिए भेज दो। ठीक हो गया। तो डिस्चार्ज मेडिसिन याद हुई हैं आपको कौन सी हैं? हैपमर्स है, सिलेवर है, ब्रूफिन है जो कि स्पोर्टिव के लिए, डेक्सट्रॉन डी है, और अगर वॉमिटिंग है तो टैब ग्रेविनेट हो गया। ठीक हो गया। तो आपके पास मैं एक बताती हूँ केस पेशेंट का। पेशेंट है 20 ईयर्स ओल्ड मेल, उसको है हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड वॉमिटिंग फॉर 2 days, नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सच एपिसोड्स, फीवर एंड वॉमिटिंग है जस्ट। तो आपने उसकी आइज़ देखी, कुछ जॉन्डिस हुआ हुआ था उसको, तो फीवर विद जॉन्डिस यू विल थिंक ऑफ हेपेटाइटिस। फिर उसकी आपने जो है एब्डोमेन पैल्पेट किया तो माइल्ड राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडनेस आपको मिली है, दिस इज़ एक्यूट हेपेटाइटिस। प्लान क्या होगा इसका? सबसे पहले आप पेशेंट को IV लाइन पास करोगे, उसको 5% डेक्सट्रोज लगाओगे 1 लीटर की, इंजेक्शन हैपमर्स 2 एम्प्यूल्स आपने इस IV फ्लूइड में ऐड कर देने हैं। उसको जो है आपने हैपमर्स का जो इंजेक्शन है उसको 2 to 3 आवर्स के लिए स्लोली चलाना है। फिर आपने उसको इंजेक्शन मैक्सिलोन देना है, क्योंकि उसको वॉमिटिंग भी हो रही है ना इस पेशेंट को, तो आपने उसको मैक्सिलोन का इंजेक्शन या मीटो कलॉन जो है उसका इंजेक्शन लगा देना है, IV फ्लूइड के अंदर मिक्स कर देना है। ठीक हो गया। अब पेशेंट को आपने सारा कुछ सेट कर लिया, सारा फीवर सब कुछ सेटल हो गया। तो अगर आपको लग रहा है ना कि वो सेटल नहीं हो रहा तो उसको 24 आवर्स के लिए एडमिट कर लो। अगर आपको लग रहा है ठीक है, वॉमिटिंग सेटल हो गया, ओरल कंप्लाइंस बेहतर हो गया, तो आप उसको डिस्चार्ज मेडिसिन लिख दो। डिस्चार्ज मेडिसिन मैंने आपको बता दी कौन सी लिखनी है।
पेशेंट को बुखार था तो टैबब्रूफिन लिख दो 400 mg एक गोली हस्बे ज़रूरत बुखार की सूरत में, और उसको वॉमिटिंग हो रही थी ना तो टैबमुटीलियम 10 mg एक सुबह दोपहर शाम उल्टी की सूरत में। जॉन्डिस था पेशेंट, मतलब हेपेटाइटिस का था केस, तो सिरप हैपमर्स ऐड कर दो फॉर 1 वीक, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को। सिरप सेलेवर है, सुबह शाम एक एक सिरप का चम्मच, और डेक्स्ट्रॉन डी है जो कि आपने 2 से 3 चम्मच पानी के गिलास में मिला के दिन में 2, 3 या 4 मरतबा पीना है, और ये इसका ट्रीटमेंट है। एक और पेशेंट आपके पास हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग एंड फीवर के साथ आ रहा है, 2 डेज़ जॉन्डिस पॉडिस से पॉजिटिव है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, तो इसको भी आप इसी तरह से ट्रीट करोगे। ठीक है, रोटी बंद कर दें, फलों का इस्तेमाल करें, खिचड़ी साबूदाना खा सकते हैं। सो दिस वाज द केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। आपको मैं कुछ एडिशनल बातें बताऊंगी अब। अच्छा, आपके पास जो है आता है केस एक ये वाला। अच्छा, अब ये है कि हमारा जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास आप कैसे मैनेज करोगे प्रेगनेंसी में और पीड्स में बच्चों को एक्यूट हेपेटाइटिस के। तो पीड्स के अंदर जो है वो आप ये करते हो कि 3 डेज़ के लिए आप पहले 3 दिन के लिए वही इंजेक्टेबल्स हैं। इंजेक्टेबल्स में आप क्या करते हो, मैं अगर आपको बताऊं, अच्छा पीड्स में, ठीक है, इंजेक्टेबल्स में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा, पीड्स में ये होता है कि आपने 5% डेक्सट्रोज लेना होता है, 20 ml पर kg की डोज होती है। अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसको आप 200 ml दोगे, आप नोट करते जाओ, ठीक है। 10 kg का बच्चा है तो उसको आप 200 ml दोगे फ्लूइड, 15 kg के तो 300 ml दोगे, 25 kg के तो 500 ml दोगे, क्योंकि उसकी डोज क्या है 20 ml पर kg। अगर 12 किलो का है तो 250 ml दोगे ओवर 3 to 4 आवर्स। फिर हैपमर्स कैसे दोगे पेशेंट को, उसमें तो हमने 2 एम्प्यूल्स दिए थे ना बड़ों में, और उसमें मिक्स कर दिए थे। अगर यहाँ पे पीड्स में आपने क्या करना है, अगर 5 साल से छोटा है तो हाफ़ एम्प्यूल आपने हैपमर्स में मिक्स करना है और 4 to 6 आवर्स के अंदर देना है स्लोली। अगर 5 से 12 साल का है तो 1 एम्प्यूल देना है हैपमर्स का, उसी तरह IV फ्लूइड में मिक्स किया और 4 से 6 घंटे के लिए चला दिया। फिर उसको जो है आपने, जब वो पेशेंट स्टेबल हो गया सब कुछ बच्चा, तो फिर आपने उसको अगर उसको वॉमिटिंग है तो ग्रेविनेट, मतलब वही लगा दो, मेटोक्लोन और ग्रेविनेट। फीवर है तो प्रोवैस लगा दो, ठीक है। अब 3 दिन के बाद जो है, मतलब ये 3 दिन आपने इंजेक्टेबल्स लिखे या आपने उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको घर भेज दिया। डिस्चार्ज मेडिसिन पे आपने सिरप हैपमर्स ऐड करना है। सिरप हैपमर्स बच्चों को कैसे देना है कि अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो 1 टेबल स्पून देना है सुबह दोपहर शाम, 5 साल से बड़ा बच्चा है तो 2 टेबल स्पून देने हैं सुबह दोपहर शाम। अगर बच्चे को बुखार है तो सिरप ब्रूफिन लिख देना है। 100 mg पर 5 ml में आता है हमारा सिरप, तो फॉर एग्जांपल 10 kg का बच्चा है तो उसको आप 1 टेबल स्पून दोगे, ठीक है। साथ में पेशेंट को बताना है, माँ को बताना है कि साफ़ पानी बच्चों को पिलाएं, हाथों की सफाई करें, ताज़ा फल खिलाएं। फिर हमारे पास ये जो मैंने ऐड की हुई है, दिस इज़ एक्चुअली क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। अगर आपके पास है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है एंजेरिक्स बी के नाम से, ये वाली वैक्सीन होती है। इसको डे 0 पे लगाते हैं, फिर 1 महीने बाद लगाते हैं और फिर 6 महीने बाद लगाते हैं। 3 डोजेज़ होती हैं इसकी, ये और फिर उसके बाद 10 साल बाद बूस्टर डोज देते हैं। ये आपकी हेपेटाइटिस बी की है। हेपेटाइटिस सी में आप क्या करते हैं कि ये डैक्लेट है 60 mg की, ये आपने देनी होती है डेक्लेटेस्वीर फॉर 3 मंथ्स। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस सी में सोफोस्ब्यूविर 400 mg जो है ये देनी होती है ओडी में 3 महीने के लिए। और एक होती है लिव, ठीक है, वो आपने देने होते हैं साथ में। तो उसके बाद आपने हेपेटाइटिस सी के लिए क्या करना होता है कि हर 6 महीने बाद स्कैन करवाना होता है, हर 1 साल बाद PCR करवाना होता है। तो ये आपके पास जो था हेपेटाइटिस बी और सी का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा ये
ये कंप्लेंट्स लिखी हुई हैं, पेशेंट की हिस्ट्री क्वेश्चंस आप देख लें, आपने क्या पूछने होते हैं कि आपको कब से ये मसला है, सिम्टम्स कब से हैं, कोई आपको भूख में मसला हुआ हो, वेट में मसला होगा, फीवर, चिल्स किस तरह की हैं, यूरिन का कलर कैसा है, स्टूल का कलर कैसा है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो नहीं है, स्ट्रीट फूड तो नहीं खाया, आपने कोई ऐसे बंदे के साथ रहे हों जिसको सिमिलर सिम्टम्स हों, आपको रीसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल स्टिक इंजरी, टैटूइंग, पर्सिंग तो नहीं है, ऐसे हेपेटाइटिस बी और सी को रूल आउट करोगे, ऑक्यूपेशनल सोशल हिस्ट्री ले लो, जीपीई करो, ये सारे आपके पास जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं। इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी में आपको एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को आप देखो। इसके अलावा एलएफटीज़, अगर लिवर ख़राब है एक्यूट हेपेटाइटिस में एएलटी एएसटी आपको बहुत ज़्यादा रेज्ड मिलेंगे। बिलीरुबिन विच में भी एलिवेटेड, तो ये आप करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने डायग्नोज कर लिया तो जॉन्डिस है पेशेंट को, उसको ऐसे ही ट्रीट कर लो, लैब्स करवा लो, बेहतर है। वायरल सीरोलॉजी करवा लो, लेकिन ये बहुत महंगा है, इसको रहने दो। आप वायरल मार्कर्स करवा लो, वो सस्ता है, वो करवा लो, ठीक है। फिर आप जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखो, हेपेटाइटिस बी और सी की सर्विस, ये जो एंटीजन्स हैं उनको चेक करो। ट्रीटमेंट हम बात कर चुके हैं, ये आप एक दफ़ा देख लें। वॉमिटिंग के लिए आपने क्या देना है, ऑनसेट मैंने आपको बताया कि प्रेफर ना किया करो। डिस्चार्ज पे क्या देना है वो हो गया। और उसके बाद एडल्ट प्रिस्क्रिप्शन, इसमें देखें डेक्सट्रोज वाटर है, हैपामर्स है, और फिर आपके ये सारे सिलैमरिन लिखा हुआ है, ग्लूकोज D2 सैशे है। प्रेगनेंसी में देख लो, पैनाडोल दोगे, मीटोमाइड दे सकते हो वॉमिटिंग के लिए, पैनाडोल जो है वो उसके लिए फ़ीवर के लिए, लेकिन आप जो है मीटोमाइड को प्रेफर ना ही करो क्योंकि वो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स करता है। तो सेफेस्ट तो है, लेकिन फिर भी इनकरेज फ्लूइड इनटेक, रेगुलर फॉलोअप। और इसको जो आप हेपेटाइटिस ई ही कंसिडर करो, मैंने आपको कहा इसको कंसल्टेंट के पास भेजो, ना ट्रीट करो, बेहतर है। पीड्स जो है वो मैंने आपको सिरप हैपेमर्स बता दिया किस तरह से आपने देना है, 5 ईयर से कम, 5 ईयर से ज़्यादा, ठीक है। सिरप म्यूकेन है और सिरप म्यूटीलियम है। ग्लूकोज D2 सैशे आप दे सकते हो। तो पीड्स का मैंने आपको अलग से भी बताया, हैपेमर्स कैसे देना है, ब्रूफिन कैसे देना है, और जो है फ्लूइड कैसे देना है बेबी को, ठीक है। ये तीनों हम ड्रग्स डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट हेपेटाइटिस।